गरीब ससुराल में यमराज बनकर आई अमीर बहू। तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं अपनी बेटी का रिश्ता तुम जैसे गरीब के हाथ में दूंगी? निकल जाओ यहाँ से। और तुझे भी प्यार करने के लिए सिर्फ यही गरीब मिला था? जुबान संभाल के बात करिए। भूलिए मत, नितेश अब मेरा होने वाला पति है। ये तुम अपनी माँ से किस तरह से बात कर रही हो? आंटी जी, इसे माफ कर दीजिएगा। मैं जानता हूँ कि मैं आपकी हैसियत के मुकाबले कुछ भी नहीं, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ मैं यामिनी का हमेशा ख्याल रखूंगा। मैं आखिरी बार पूछ रही हूँ, तू इसका साथ छोड़ेगी या नहीं? अगर तू इससे शादी करेगी तो मैं तुझे सारी जायदाद से बेदखल कर दूंगी। अगर यही बात है तो ठीक है, आप अपनी जायदाद अपने पास रखिए। मैं नितेश के साथ रूखी सूखी खाकर उसकी झोपड़ी में भी जिंदगी गुजार लूंगी। चलो नितेश। यामिनी नितेश का हाथ पकड़ती है और अपनी माँ को और करोड़ों की जायदाद को छोड़कर चली जाती है। और अब वो लोग एक मंदिर में 7 फेरे लेकर जन्म जन्मों के लिए रिश्ते में बंध जाते हैं। आखिरकार हम दोनों एक दूसरे के हो ही गए। मुझे सिर्फ तुम्हारा प्यार चाहिए और कुछ नहीं। तुम हमेशा मेरा साथ दोगे ना? जिसने मेरे लिए अपने करोड़ों की जायदाद छोड़ी, अपनी माँ का प्यार ठुकराया, उसका साथ भला मैं कैसे छोड़ सकता हूँ? नितेश अब यामिनी को घर में लेकर आता है, जहां नितेश यामिनी पूरे परिवार वालों से मिलवाता है और उन्हें सारी बात बताता है, जिसे सुनकर नितेश के माता पिता। यामिनी बेटा, ज्यादा परेशान मत हो। माँ है, दिल पसीज जाएगा। आज नहीं तो कल वो तुझे जरूर कॉल करेंगे। कोई भी माँ बाप अपने बच्चों से ज्यादा दिनों तक नाराज नहीं रहते। हमें भी अपने माँ बाप ही समझो। तुम ही हमारी निशा की तरह ही हो। आप सभी कितने अच्छे हैं। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ जो आप जैसे ससुराल वाले मिले हैं मुझे। चलो बहू, अब तुम जाकर थोड़ा आराम कर लो। निशा बेटा, भाभी को कमरे में ले जा और खाना भी दे देना। अपनी भाभी को कमरे में ले जाकर निशा अब दोनों के लिए खाना लेकर आती है। भाभी ये लीजिए, आज मैंने अपने हाथों से राजमा बनाए हैं, खाकर बताना कैसा बना है। और हाँ, एक एडवाइस, भैया को ना रात में बैल की तरह आवाज निकाल कर सोने की आदत है। अगर सुकून की नींद सोनी हो तो कानों में रुई लगा लेना। अच्छा जी, मैं बैल की तरह आवाज निकालता हूँ, अभी बताता हूँ तुझे। खबरदार जो मेरी प्यारी नंद को हाथ लगाया तो। अब तो भाभी भी मेरी साइड है, अब आप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इतना कहकर निशा बाहर आ जाती है तो वहीं खाना खाकर यामिनी और रितेश एक दूसरे का हाथ पकड़कर बातें करते हैं। मैं जानता हूँ ये घर काफी छोटा है, यहाँ पैसों की भी कमी है और हो सकता है तुम्हें मायके जितनी सुख सुविधा भी न मिल पाए, लेकिन एक चीज कहूंगा कि यहाँ तुम्हें कभी प्यार की कमी महसूस नहीं होगी। और मुझे भी प्यार के अलावा कुछ नहीं चाहिए, इसीलिए तो मैंने सिर्फ तुम्हारा हाथ थामा था। तुम देखना मैं तुम्हारे परिवार का कितना ख्याल रखूंगी। अब इसी तरह रात गुजरती है और अगला दिन यामिनी नहा धोकर जब बाहर नाश्ते के लिए आती है तो देखती है कि नाश्ते में आलू के पराठे और चाय है। ये देखकर, माँ जी, वो मैं आलू के पराठे नहीं खाती हूँ। मैं थोड़ी हेल्थ कॉन्शियस हूँ ना, इसीलिए नाश्ते में मैं ज्यादातर सिर्फ एवोकाडो टोस्ट और ब्लैक कॉफी पीती हूँ। कॉफी तो तुम्हारे लिए बन जाएगी, लेकिन एवोकाडो टोस्ट नहीं बन पाएगा। एक एवोकाडो ही 300 रुपए का आता है। अरे कोई बात नहीं, तुम्हारे लिए ले आता हूँ मैं। मेरे पास थोड़े पैसे हैं। बहू को अगर इन चीजों को खाने की आदत नहीं है तो कोई जबरदस्ती मत करना। वो वैसे ही अपना सब कुछ छोड़कर यहाँ आई है, तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम उसका ख्याल रखें। कमलेश के पास जो पैसे थे उसके दवाई के पैसे थे और वो उन्हीं पैसों से अपनी बहू के लिए नाश्ता ले आता है। और अभी इसी तरह समय गुजरता जाता है और आज नितेश एक नई नौकरी के लिए 2 महीने के लिए शहर से बाहर जा रहा था। मेरे बिना मेरा परिवार कैसे रह पाएगा? यामिनी, तुम सच में इन लोगों का ध्यान रख लोगी ना? तुम्हारा परिवार मेरा परिवार है। मैं उनका इतने अच्छे से ध्यान रखूंगी ना कि तुम कभी सोच भी नहीं सकते। अब तुम जाओ और अच्छे से काम करना। सभी परिवार वालों से मिलकर नितेश अब 2 महीने के लिए शहर से चला जाता है और इसी तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं। यामिनी आराम से फोन चलाते हुए बैठी होती है, तभी यामिनी की नंद निशा उसके पास झाड़ू लेकर आती है। भाभी, मैं बाहर कपड़े धोने के लिए जा रही थी, तो आप झाड़ू लगा दोगी क्या? हाँ, मैं लगा देती हूँ। यामिनी बाहर कपड़े धोने के लिए चली जाती है तो वहीं अब झाड़ू को देखकर यामिनी कुछ सोचने लगती है। और अब जैसे ही यामिनी की सास शारदा आती है तो उसे ये देखकर यामिनी अचानक पैर दर्द होने का नाटक करने लगती है। क्या हुआ? पैर में दर्द हो रहा है क्या? झाड़ू लगाने के लिए उठी थी कि तभी अचानक पैर लचक खा गया। तुझे किसने कहा था झाड़ू लगाने के लिए? झाड़ू साइड रखकर बैठ, मैं तेल लाती हूँ। शारदा तेल गरम करके लाती है और यामिनी के पैर पर लगाने लगती है। तभी यामिनी दोनों पैर शारदा की गोद में रख देती है, जिसे देखकर शारदा को थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन वो उससे कुछ नहीं कहती
कि तभी पड़ोस में रहने वाली कमला शारदा के घर आती है और जब वो यामिनी को शारदा की गोद में पैर रखा हुआ देखती है तो यह क्या हो रहा है? बहू सास के पैरों में तेल लगाती है, ना कि सास बहू के पैरों में। और इस तरह कौन सी बहू अपने सास के गोद में पैर रखती है? क्यों बहू, तुझे तेरे घर वालों ने तमीज नहीं सिखाई क्या? इससे पहले शारदा को कमला को कुछ समझाती तभी यामिनी गुस्से से, ए बुढ़िया, तुझे क्या दिक्कत हो रही है कि मैं अपने पैर अपनी सास की गोद में रखूं या सर पर? अपने काम से मतलब रखना। आई बड़ी, जिस तरह से तेरी शक्ल है ना लोमड़ी की, सीधा जंगल में ले जाकर छोड़ दूंगी, समझी? इतना कहकर यामिनी मुंह बनाकर अपने कमरे में आ जाती है तो वहीं कमला, कैसी बहू लाई हो तुम? अरे मेरी बहू ऐसी होती ना तो कब कदक के मार के उसे निकाल देती। शारदा को भी यामिनी के बर्ताव बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और ऐसे ही अब 1-2 दिन गुजर जाते हैं। यामिनी ने अपने लिए एक ऑनलाइन काफी महंगी साड़ी मंगाई होती है जिसे वो बाहर वाले कमरे में रख देती है, लेकिन गलती से उस साड़ी पर चाय गिर जाती है और जब यामिनी ये देखती है तो तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया है? पता है कितनी महंगी साड़ी थी ये? अब इसके पैसे कौन भरेगा? वो मैंने देखा नहीं, गलती से गिरा दी चाय। बहू बच्चा है, छोड़, ला अपनी साड़ी दे, मैं धोकर ले आती हूँ। ये कोई लोकल साड़ी नहीं है बल्कि एक काफी महंगे ब्रांड की साड़ी है। ये सिर्फ ड्राई क्लीन होती है और इसके पैसे हैं आप लोगों के पास? औकात 200 रुपए की साड़ी खरीदने की नहीं है और बात लाख रुपए की साड़ी की करते हैं ये लोग। भाभी आप किस तरह से बात कर रही हैं माँ से? अंकुश कह तो रहा है कि गलती से गिरी है उससे चाय। तुम तो चुप ही करो, ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है मेरे सामने, समझी? मैं अभी भैया को बताती हूँ। भैया के सामने तो आप इतनी अच्छी थी और भैया के जाते आपका रवैया बदल गया। हाँ जाकर बता दो, लेकिन ये भी बात याद रखना कि वो अभी अभी काम पर गए हैं, कहीं तुम्हारी बात सुनकर उनका दिमाग फिर और कोई हादसा हो गया तो। इतना कहकर यामिनी अपने कमरे में चली जाती है तो वहीं निशा जैसे ही अपने भाई को कॉल करने लगती है कि तभी कमलेश उसे रोकते हुए, निशा बेटा मत कर कॉल, कहीं काम में कोई गड़बड़ ना हो जाए, वैसे ही इतना दूर गया हुआ है वो। तो भाभी की बदतमीजी यूं ही सहते रहे। उस दिन उन्होंने कमला चाची के साथ बदतमीजी की थी और आज हम सबके साथ। पता नहीं बहू को क्या हो गया है, बड़ा अजीब बर्ताव करती है, लगता है वो परेशान है अंदर से। यामिनी के इतने बुरे बर्ताव के बावजूद भी शारदा उसकी ही कोई न कोई परेशानी समझकर चुप थी, लेकिन अब यामिनी जो आगे करने वाली थी उसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। आज फिर से वही घिसा पिटा खाना, और इस घर में कुछ अच्छा बन भी सकता है या नहीं? तुम तो जानती हो कि अभी घर के हालात थोड़ी ठीक नहीं है और जब से नितेश गया है हाथ और थोड़ा सा टाइट हो गया है। लोगों के थोड़े बहुत कपड़े सिलकर जो पैसे आ रहे हैं उसी से गुजारा चला रही हूँ। मुझे नहीं खाना है ये गरीबों वाला खाना, हटाओ इसे मेरे सामने से। यामिनी अब गुस्से से खड़ी होती है और खाने की थाली पर लात मार देती है, जिसे देखकर अब सभी घर वाले खड़े हो जाते हैं और कमलेश गुस्से में, ये क्या बदतमीजी है? अरे इस खाने के लिए हम लोग इतनी मेहनत करते हैं, खून पसीना एक करते हैं और तुमने इसी खाने का अनादर किया है। चुपचाप से वो सारा खाना उठाओ और थाली में डालकर इसे माथे पर लगाओ। तेरी इतनी हिम्मत बुड्ढे कि तूने मुझ पर चिल्लाया। यामिनी कमलेश को एक जोरदार थप्पड़ मार देती है, जिसे देखकर शारदा अब जैसे यामिनी को मारने आती है तो यामिनी उसका हाथ पकड़कर मरोड़ देती है। तुम लोगों की जिंदगी बर्बाद कर दूंगी, समझे तुम लोग? और हाँ, खबरदार जो नितेश को इस बारे में बताया तो, वरना दहेज की मांग का आरोप लगाकर पूरे परिवार को जिंदगी भर जेल में चक्की पिसवाऊंगी। तुम लोग जानते नहीं हो कि मेरे कांटेक्ट किन किन लोगों से हैं। यामिनी शारदा को धक्का देती है और अपने कमरे में आ जाती है। अरे ऐसी बेइज्जती से अच्छा था कि मैं जहर पीकर मर जाता। मुझे नहीं जीना शारदा, मुझे मार दो। हे भगवान, ऐसे क्या पाप किए थे हमने जो तू हमें ऐसी सजा दे रहा है? मैं भाभी को छोड़ूंगा नहीं। उनकी हिम्मत कैसे हुई बाबा पर हाथ उठाने की? तू कुछ नहीं करेगा, तुझे मेरी कसम। तूने उसकी धमकी सुनी क्या? नितेश को आने दे, फिर देखेंगे हमें क्या करना है। पूरा परिवार अपनी किस्मत को कोस रहा होता है तो वहीं कमरे में अंदर यामिनी किसी से कॉल पर बात कर रही होती है। शुरुआत तो मैंने कर दी है, अंजाम भी अच्छा ही होने वाला है। मैं सबसे अपना बदला लूंगी। आखिरकार यामिनी किससे बात कर रही थी और क्यों इन गरीब ससुराल वालों से अपना बदला लेना चाहती थी? क्या थी इन सबके पीछे की कहानी? आइए इसे जानने के लिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही अब कुछ दिन गुजर जाते हैं। शारदा अस्थमा की पेशेंट होती है और आज बैठे बैठे एकदम से शारदा की सांस ऊपर नीचे होने लगती है, जिसे देखकर, माँ आप ठीक तो हो ना? बाबा माँ की सांसें ऊपर नीचे हो रही हैं, इनका अस्थमा का पंप कहाँ है? कमरे में होगा, जाकर जल्दी से लेकर आ। शारदा शारदा संभालो अपने आप को। अंकुश कमरे में जाकर शारदा का अस्थमा का पंप ढूंढता है, लेकिन उसे कहीं नहीं मिलता और पूरा परिवार इधर उधर पंप ढूंढने लगता है, लेकिन वो किसी को भी नहीं मिलता। वहीं यामिनी बस खड़े खड़े उन्हें देख रही होती है। ये देखकर निशा,
भाभी, यहाँ माँ की इतनी बुरी हालत हो गई है और आप हैं कि शांत खड़ी हैं। अरे जल्दी से अस्थमा का पंप ढूंढने में हमारी मदद करिए ना। मैं क्यों मदद करूं जब वो अस्थमा का पंप मैंने ही छुपाया है। काश ये बुढ़िया आज ही टपक जाए। अपनी सास को इस तरह तड़पता देखकर यामिनी के दिल में जरा भी तरस नहीं आता। तो वहीं जब अंकुश रसोई के पास जाता है तो उसे चूल्हे के पीछे शारदा का अस्थमा का पंप दिखता है, जिसे देखकर अंकुश अब जल्दी से अपनी माँ को पंप लाकर देता है, जिसका इस्तेमाल करके शारदा को थोड़ी राहत मिलती है। ये माँ का पंप चूल्हे के पीछे क्या कर रहा था? माँ तो कभी भी चूल्हे के पास पंप लेकर नहीं जाती। आखिरकार किसने रखा पंप वहां पर? सभी घर वालों को यामिनी पर ही हल्का हल्का शक होने लगता है, लेकिन वो सब चुप रहते हैं। ये तो बस शुरुआत है। बिल्कुल यमराज की तरह एक एक करके सभी लोगों की जान ले लूंगी मैं। अब इसी तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं और यामिनी घर में रखी प्रेस का वायर हल्का हल्का काटने लगती है। थोड़ी देर में निशा कपड़े प्रेस करने वाली है और जब वो इस प्रेस को छुएगी तो इससे कभी अलग ही नहीं हो पाएगी। यामिनी अब जल्दी से अपने कमरे में चली जाती है। तो वहीं थोड़ी देर के बाद निशा जब जैसे ही कपड़े प्रेस करने के लिए प्रेस ऑन कर उसे छूती है तो एकदम से उसे एक जोरदार करंट लगता है और वो कुछ देर के लिए बेहोश हो जाती है। तो वहीं थोड़ी देर बाद जब निशा को होश आता है तो शारदा उसे गले लगाकर खूब रोती है। तेरी बच्ची तो ठीक तो है ना? क्या हुआ तुझे? एकदम तेरी चिल्लाने की आवाज आई और जब हम सब आए तो तुम भी होश थी। माँ, मैं तो कपड़े प्रेस करने लगी थी, लेकिन जैसे प्रेस को छुआ तो एकदम से करंट लगा और मैं बेहोश हो गई। निशा की हालत को देखकर सभी घर में काफी परेशान हो रहे होते हैं। तो वहीं यामिनी मन ही मन काफी ज्यादा खुश होती है और उसी रात शारदा को एक ऐसा भयानक सपना आता है जिसके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं था। हम सबको छोड़ दो, हमें जाने दो, हमारे प्राण मत निकालो। यमराज हूँ मैं, यमराज। तुम सबकी प्राण आज निकाल कर ही जाऊंगी मैं, किसी को भी नहीं छोड़ूंगी। इतना भयानक सपना देखकर शारदा एकदम से घबरा उठती है और बिल्कुल पसीना पसीना हो जाती है। चलो शुक्र है कि ये सिर्फ एक सपना था, लेकिन बहू की हरकत देखकर तो ऐसा लगता है कि वो सच में यमराज है और एक दिन हम सबकी जान लेकर ही मानेगी। इसी तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं। यामिनी अपने कमरे में तैयार हो रही होती है कि तभी गलती से यामिनी के हाथ से परफ्यूम की कांच की बोतल छूटकर गिर जाती है, जिसे देखकर क्यों ना इस कांच को फेंकने की बजाय इसे इस्तेमाल में लाया जाए। एक बहुत अच्छा आइडिया आया है। यामिनी अब उस कांच को अच्छे से पीस लेती है और अब चुपके से अपने ससुर के खाने में मिला देती है। तो वहीं कमलेश अब जैसे ही उस सब्जी को खाता है तो एकदम से कांच की वजह से कमलेश का मुंह कट जाता है और उसका पूरा मुंह खून खून होने लगता है। दर्द के मारे कमलेश ठीक से कुछ बोल भी नहीं पा रहा होता है। अब अरे मेरे मुंह में अरे बहुत दर्द हो रहा है। अरे किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है कि कमलेश को हुआ क्या है। तो वहीं अब सब कमलेश को जैसे डॉक्टर के पास ले जाने लगते हैं तो देखते हैं कि घर का दरवाजा अंदर से बंद है और ताला लगा हुआ है। इस वक्त ताला किसने लगाया? चाबी कहाँ है इसकी? मेरे पास है और मैंने ही ताला लगाया है ताकि आप लोग कहीं बाहर ना जा सको। अभी तो बस हल्का सा दर्द और खून निकला है, धीरे धीरे इसके साथ साथ इनका गला भी कटेगा और ये सांस तक नहीं ले पाएंगे। इसका मतलब ये सब तूने किया है? भगवान के लिए मैं चाबी दे दे, इनकी हालत खराब हो रही है, मैं जाने दे। यामिनी काफी देर तक कमलेश को तड़पाती और आखिर में उन लोगों को चाबी दे देती है, जिसके बाद जब वो सभी डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर कमलेश का चेकअप करता है तो देखिए, इनके वोकल कॉर्ड में प्रॉब्लम हो गई है, शायद अब ये कभी नहीं बोल सकेंगे। चेकअप करने पर पता चला है कि इन्होंने कोई ऐसी चीज खाई है जिसमें कांच का पाउडर था और इन्होंने ऐसा खाया क्या है और इसमें कांच का पाउडर कैसे आया। डॉक्टर की बात सुनकर पूरा परिवार शांत हो जाता है। तो वहीं यामिनी की वजह से कमलेश हमेशा हमेशा के लिए अपनी आवाज खो देता है, जिसे देखकर यामिनी काफी ज्यादा खुश होती है और पूरा परिवार चाहकर भी अपनी मदद नहीं कर पाता। इसी तरह कुछ दिन गुजरते हैं और आज शारदा अपनी पड़ोसन सरस्वती से रोते हुए अपनी बहू की सारी बात बताती है, जिसे सुनकर सरस्वती, तुम्हारी बहू तो सच में बहुत अत्याचार करती है, तुम उसकी कंप्लेन क्यों नहीं कर देती हो? कहो तो हम भी तुम्हारा साथ देंगे, इसमें फायदा नहीं है, वो उल्टा हम पर अत्याचार का आरोप लगा देगी और मैं अपने बच्चों को जेल में नहीं भेज सकती। शारदा की ऐसी हालत देखकर उसकी पड़ोसन को भी काफी ज्यादा बुरा लगता है। तो वहीं आज जब नितेश को यामिनी का कॉल आता है, अंकुश और निशा बाहर गए हैं, माँ जी और पापा जी भी आराम कर रहे हैं, शाम में करवाती हूँ मैं तुमसे बात। यामिनी, तुम सच में मेरे परिवार वालों का कितना ख्याल रख रही हो। कभी सोचा नहीं था कि उन्हें इतनी अच्छी बहू मिलेगी। पूरा परिवार यामिनी के सामने ही बेबस बैठा होता है, लेकिन किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो कुछ कह सके। कि तभी जब नितेश का कॉल करता है तो, आपको क्या लगता है आप जो कर रहे हैं वो सही कर रही हैं? भगवान सब देख रहा है, आज नहीं तो कल आपको अपने कर्मों की सजा जरूर मिलेगी।
अंकुश की बात सुनकर यामिनी हंसने लगती है और उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तो वहीं यामिनी किसी से कॉल पर बात करती है। बस कुछ दिन और फिर हमारा बदला पूरा हो जाएगा, आप फिक्र मत करिए। अभी तक किसी को भी पता नहीं चल पाया था कि आखिरकार यामिनी क्यों ऐसा कर रही है और किसके कहने पर। इसी तरह अब कुछ दिन गुजर जाते हैं। यामिनी बाहर सामान लेने के लिए गई होती है कि तभी उसे एक सपेरे वाला दिखता है जिसके पास ढेर सारे सांप होते हैं। ये देखकर यामिनी पास आती है। इनमें से किसी भी सांप में जहर है? इन सारे सांपों में तो जहर नहीं है, लेकिन ये हरा वाला है ना, इसमें जहर है। वैसे तो ये थोड़ा शांत स्वभाव का सांप है, लेकिन अगर इसमें एक बार किसी को काट लिया ना तो 1 घंटे में उसकी मौत पक्की है। तो कितने का दोगे मुझे ये सांप? मैं इसकी मुंह मांगी कीमत देने को तैयार हूँ। 15,000 रुपए लूंगा मैं इस सांप के। यामिनी सपेरे वाले को 15,000 रुपए देती है और उससे वो सांप ले लेती है और सीधा चुपचाप घर आ जाती है। दोपहर का वक्त होता है, अंकुश कमरे में सो रहा होता है, जिसे देखकर यामिनी उसके कमरे में उस सांप को छोड़ देती है। तो वहीं वो सांप अंकुश के पैरों में जाकर रेंगने लगता है, जिससे जब अंकुश की आंख खुलती है तो हे भगवान, ये सांप कहाँ से आ गया? शिव जी मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। डर के मारे अंकुश हिल नहीं पाता। तो वहीं वो सांप अंकुश के पैरों पर ही रेंगता है और काफी देर बाद वो कमरे में बनी खिड़की से बाहर चला जाता है। और अब अंकुश समझ जाता है कि सबके पीछे यामिनी का ही हाथ है। और जब ये बात बाकी घर वालों को पता चलती है तो क्यों हमारे परिवार के पीछे पड़ गई है? आखिर हमने बिगाड़ा क्या है तेरा? क्यों हम लोगों को तू ऐसे तड़पा तड़पा के मार रही है? मैं तुम लोगों में से किसी को भी नहीं छोड़ूंगी। तुम लोगों ने क्या किया है इसका पता तुम्हें आगे जल्द ही पता चलने वाला है। ऐसे कुछ दिन और गुजर जाते हैं। निशा नहाने के लिए गई होती है, तो वहीं यामिनी चुपके से निशा के नहाते हुए वीडियो बना लेती है और अब उस वीडियो से पूरे परिवार को ब्लैकमेल करने लगती है। आप इतनी नीच हरकत करोगी मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। एक लड़की होकर दूसरी लड़की की इज्जत के साथ कैसे खेल सकती हो? अपना ये ज्ञान अपने पास रखो। और तू बुढ़िया, अगर तू चाहती है कि तेरी बेटी की वीडियो पूरे मोहल्ले वाले ना देखें तो खुद ब खुद अपनी जान ले ले, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम क्यों कर रही हो ऐसा? हमें कारण तो बताओ। हमने बिगाड़ा क्या है तुम्हारा? यमराज की तरह बिल्कुल हमारे सर पर आकर बैठ गई हो। मरने के बाद जब ऊपर जाकर अपने कर्मों का हिसाब दोगी ना तो पता चल जाएगा कि क्या किया है। इतना कहकर यामिनी वहां से चली जाती है। तो वहीं निशा अपनी माँ को संभालने लगती है। तो दूसरी तरफ यामिनी अब सीधा अपने घर आती है, जहाँ वो अपनी माँ सीमा से मिलती है। यामिनी बेटा, तू आ गई। कैसी है तू? वहाँ तुझे रहने में कितनी दिक्कत हो रही होगी ना। पता है मैं हर दिन तुझे कितना याद करती थी, और जिस काम के लिए तू गई थी वो काम कहाँ तक पहुँचा? बस माँ, मकाम पर पहुँच चुका है। एक एक करके आपके सारे दुश्मन मारे जाएंगे। असल में यामिनी आज तक जिससे कॉल पर बात करती आई थी वो कोई और नहीं बल्कि उसकी माँ सीमा ही थी। उन लोगों की वजह से तेरे पिताजी हमें छोड़कर चले गए। कमलेश और तेरे पिताजी काफी अच्छे दोस्त थे, लेकिन बिजनेस में कमलेश घपला करके तेरे पिताजी की सारी प्रॉपर्टी हड़प लेता है, जिससे उन्हें हार्ट अटैक आ गया था और वो हमें छोड़कर चले गए। तो भाई कमलेश को भी उसके किए का फल मिला और उनका बिजनेस भी डूब गया। जितनी मुझे तकलीफ हुई है ना, मैं कभी नहीं भूल सकूंगी। दिन रात मजदूरी करके मैंने पाल पोस कर और इस मकान को हासिल किया। हाँ, मैं सब जानती हूँ। मैं भी उन लोगों को तड़पा तड़पा के मारूंगी। सिर्फ अपनी माँ के बदले के लिए ही यामिनी एक यमराज की तरह बनकर अपने ससुराल वालों के पीछे पड़ी हुई थी। तो वहीं अगले दिन जब यामिनी अपने ससुराल पहुंचती है तो उसे पता चलता है कि उसकी सास ने फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया है। तो वहीं शारदा की लाश के बगल में ही नितेश भी बैठा था, जिसे देखकर यामिनी, माँ जी को क्या हो गया? माँ जी हमें छोड़कर कैसे चली गई? मैं तो सिर्फ एक दिन के लिए अपने मायके गई थी और मेरे पीठ पीछे इतना सब कुछ हो गया। आखिरकार माँ ने आत्महत्या क्यों करी? कोई तो मुझे जवाब दो। और पिताजी कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? बस भैया, बहुत हुआ। अगर मेरी इज्जत जाती है तो जाए, लेकिन अब और नहीं। मैं आपको सब कुछ सच बताती हूँ। निशा नितेश को अब सारी कहानी बताती है, जिसे सुनकर नितेश को तो अपने कानों पर यकीन ही नहीं होता। तो वहीं बेचारा गूंगा बूढ़ा कमलेश कुछ कहना चाहता था, लेकिन वो चाहकर भी कुछ नहीं कह पाता। अंतिम संस्कार के बाद तैयार रहना, एक एक करके सभी अब जाने वाले हैं। यामिनी नितेश को सारी सच्चाई बताती है और उसे धमकी देकर वापस अपने मायके आ जाती है। तो वहीं घर आकर यामिनी देखती है कि उसकी नानी कलावती उसके घर आई हुई होती है, जिसे देखकर, अरे नानी माँ, आप यहाँ ऐसे अचानक कैसे आना हुआ? जब तुझे मैंने तेरे ससुराल के बाहर वो हंगामा करते हुए देखा तो मैं फौरन यहाँ चली आई।
जब यामिनी अपने पति को सच्चाई बता रही थी तो वहीं पास से कलावती की गाड़ी गुजरती है और वो सब देख लेती है। हाँ तो नानी माँ, मैंने कुछ गलत नहीं किया है, बस पापा की मौत का बदला लिया है। जिसकी वजह से तेरे बाप की मौत हुई है उसे छोड़कर तू बाकी सबसे बदला ले रही है। तेरे बाप की मौत उन लोगों की वजह से नहीं बल्कि तेरी माँ की वजह से हुई है। नानी, ये आप क्या कह रही हैं? माँ की वजह से पापा की मौत हुई थी? हाँ, और यकीन नहीं होता ना तो बुला अपनी माँ को, मैं पूछवाती हूँ। यामिनी जल्दी से अपनी माँ सीमा को आवाज देती है और सीमा जैसे बाहर आकर अपनी माँ को देखती है तो आप यहाँ क्या कर रही हो? और यामिनी, तुम जाओ अपने कमरे में। नहीं जाएगी वो अपने कमरे में। तेरे किए की सजा मैं अपनी नवासी को नहीं भुगतने दूंगी। तू सच बता रही है या मैं इसे सच बताऊं? ये क्या बकवास कर रही हैं आप? यामिनी, तुम अपने कमरे में जाओ। इसका मतलब नानी बिल्कुल ठीक कह रही थी। माँ, क्या आप ही पापा की कातिल हो? आपने ही उनको मारा था। हाँ, मैंने ही मारा था तेरे बाप को, क्योंकि वो मेरे और मेरे पुराने प्यार के बीच में आ रहा था। 27 साल पहले यामिनी के मायके और ससुराल वाले आपस में एक बहुत अच्छे दोस्त और बिजनेस पार्टनर थे। कमलेश और यामिनी के पिता की काफी अच्छी दोस्ती थी, लेकिन जब यामिनी के पिता मोहनदास को यह पता चलता है कि सीमा का चक्कर किसी आदमी के साथ चल रहा है तो वो पूरी तरह से टूट जाता है। कमलेश, मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि सीमा मुझे इस तरह धोखा देगी। अब क्या करूं? अगर किसी को यह बात पता चल गई तो क्या इज्जत रह जाएगी मेरी। तो फिक्र मत कर मोहन, तू मेरी सिर्फ एक बिजनेस पार्टनर ही नहीं बल्कि बहुत अच्छा दोस्त भी है। भाभी का जिस भी लड़के के साथ चक्कर चल रहा है मैं उसे ठिकाने लगवा दूंगा। कमलेश पुलिस वालों से बात करके सीमा के बॉयफ्रेंड अरविंद को जेल में बंद करवा देता है और जब ये बात सीमा को पता चलती है, इस कमलेश और उसके परिवार को तो मैं छोड़ूंगी नहीं, लेकिन सबसे पहले तो मुझे मोहन को अपने रास्ते से हटाना होगा। सीमा मोहन को खाने में जहर मिलाकर दे देती है। तो वहीं मोहन की मौत के बाद सीमा कमलेश के साथ बिजनेस में गफला करती है जिससे उनका सब कुछ छिन जाता है। तो वहीं अब सीमा को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है और इस वक्त समाज के डर की वजह से सीमा बिना दोबारा दूसरी शादी करे अपने पेट में पल रही यामिनी को जन्म देती है। और जब ये सारी बात यामिनी को पता चलती है कि माँ, आप इतनी गिरी हुई हरकत करेगी मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। तूने जब मुझे नितेश के बारे में बताया था तो मैंने उसके परिवार के बारे में पता किया और जब मुझे पता चला कि नितेश कमलेश का बेटा है तो मैंने ये सारा खेल रचा और तुझे झूठी कहानी बताई ताकि तू उस पूरे परिवार को ही ठिकाने लगा सके। मैं माफ नहीं करूंगी। मैं जा रही हूँ नितेश के पास, उसके पैरों में गिरकर माफी मांगने। हाँ यामिनी बेटा, बचा ले अपना घर। यामिनी जैसे ही अपने ससुराल पहुंचती है तो उसे आस पड़ोसी से पता चलता है कि उसकी नंद ने जहर पी लिया है और अब सभी उसे अस्पताल लेकर गए हैं। ये सुनकर यामिनी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और जब वो हॉस्पिटल पहुंचती है तो देखती है कि निशा की काफी क्रिटिकल कंडीशन है। डॉक्टर साहब, मेरी बहन को बचा लीजिए, मैं उसे खोना नहीं चाहता, प्लीज। देखिए, हम उन्हें बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं लेकिन जहर ने उनके ऑर्गन को काफी इफेक्ट कर दिया है। डॉक्टर की बात सुनकर नितेश काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और जब वो यामिनी को अस्पताल में देखता है तो क्या करने आई हो नागिन? मेरी माँ को खा गई, पिता को गूंगा कर दिया, मेरी बहन की ऐसी हालत कर दी। अब क्या चाहिए तुझे? चली जा यहाँ से। मैं यहाँ तुमसे और तुम्हारे परिवार वालों से माफी मांगने आई हूँ। मुझे पता चल गया है कि माँ ने सब झूठ कहा था, वो सिर्फ बदला लेना चाहती थी। नितेश, मुझे माफ कर दो। अगर तुमने मेरे परिवार वालों को भला बुरा कहा होता तो मैं तुम्हें माफ भी कर देता, लेकिन तुमने तो मेरा घर उजाड़ दिया। तुम्हें कभी माफी नहीं मिलेगी, तुम जिंदगी भर माफी के लिए तरसती रहोगी। नितेश की ऐसी बातें यामिनी को अंदर तक तोड़ देती हैं। तो वहीं अभी यामिनी एक बहुत बड़ा फैसला करती है और सीधा पुलिस स्टेशन जाकर अपनी और अपनी माँ के सारे गुनाहों को बता देती है। देखिए, आपने अपना जुल्म कबूल किया लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम आपको छोड़ देंगे, लेकिन अब हमें आपको गिरफ्तार करना होगा। पुलिस यामिनी को गिरफ्तार कर लेती है। तो वहीं अब जब पुलिस सीमा को गिरफ्तार करने के लिए जाती है तो तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मुझे पकड़ने की? फीमेल कांस्टेबल सीमा को एक जोरदार थप्पड़ लगाती है और उसे सीधा हवालात में बंद कर देती है। तो वहीं जब ये सारा केस कोर्ट में जाता है तो सभी मिलकर यामिनी के खिलाफ गवाही देना शुरू कर देते हैं। इसने तो मुझे एक सांप से कटवाकर मारने की कोशिश भी करी थी, इन्होंने मेरा पूरा परिवार उजाड़ दिया, इन्हें कड़ी से कड़ी सजा दीजिए। यामिनी के ससुराल वाले भी, यहाँ तक कि आस पड़ोस के लोग भी यामिनी के खिलाफ बोलने लगे थे। अरे, जब मैंने उसे अपने पैर अपनी सास की गोद में रखते हुए देखा था मैं तो तभी समझ गई थी कि ऐसा ही कुछ होने वाला, लेकिन आप लोग सुनते कहाँ हो मेरी बात। सभी गवाह और सबूत को मद्देनजर रखते हुए
यामिनी और शारदा को पूरे 10 साल की कैद की सजा सुनाई जा रही है। यामिनी और सीमा को 10 साल की सजा हो जाती है तो वहीं कलावती अब कमलेश और शारदा के पुराने प्रॉपर्टी पेपर लेकर नितेश के पास आती है। तुम्हारे साथ जो हुआ वो बहुत गलत हुआ, लेकिन इन सब चीजों पर तुम्हारा ही हक है। ये लो, ये तुम्हारे प्रॉपर्टी के पेपर है। मुझे ये सब चीज नहीं चाहिए। मैं सिंपल आदमी हूँ और एक सिंपल तरीके से ही जीना चाहता हूँ। हाँ, लेकिन इन प्रॉपर्टी और पैसे से तुम अपने पिता और भाई बहन का अच्छे से ध्यान रख सकते हो। अपने परिवार की खातिर कलावती से नितेश उन प्रॉपर्टी के पेपर और पैसे ले लेता है, जिससे अब वो अपने परिवार वालों के साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत करता है। ऐसे कुछ दिनों में निशा भी ठीक होने लगती है तो वहीं नितेश जी भी जान लगाकर अपनी बहन का इलाज करवाता है और कुछ दिनों में निशा भी ठीक हो जाती है। इतने बड़े हादसे से निकलने में उसके परिवार को थोड़ा वक्त लगता है, पर अब सभी एक साथ हंसी खुशी रहते हैं तो वहीं यामिनी अपनी माँ के साथ अपनी सजा भुगत रही होती है।